Welcome back to the concept of sampling techniques, and we are doing it today from the book by R.A. Sharma, and the title of the book is Essentials of Scientific Behavior Research. Now, as you can see here, written everything so clearly, types of techniques and probability sampling. We have basically, if we talk about probability sampling, 6 types of sampling we can see here: simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, multiple or double sampling, multi-stage sampling, and cluster sampling. When we come to non-probability sampling, we have incidental or accidental sampling, purposive sampling, quota sampling, and judgmental sampling. Now let's come to detailing of each of these types of सैम्पलिंग टेक्निक्स. सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की. तो ये जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का सबसे सिंपल टाइप की सैम्पलिंग टेक्निक है. इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं. सबसे पहले समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम जो हमारा पॉपुलेशन होता है उसमें से सैम्पल सिलेक्ट करने के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पॉपुलेशन में, सबके जो है सैम्पल का पार्ट बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है और इंडिपेंडेंट है. ये वाले वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. इक्वल प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंटली they have equal probability of being selected and being part of the sample. और इसके लिए रैंडमाइजेशन मेथड यूज़ किया जाता है. रैंडम का मतलब ही है कि किसी को भी चुना जा सकता है. रैंडमाइजेशन इसे करते कैसे हैं, तरीके हैं बहुत सारे, जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाइस, लॉटरी मेथड, ब्लाइंड फोल्डेड मेथड या टिपेट्स टेबल. अब इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. सबसे पहले तो ये है कि पॉपुलेशन में जब आप रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा खास नॉलेज की ज़रूरत नहीं है कि पॉपुलेशन की क्या नॉलेज है. तो पॉपुलेशन के बारे में कोई सच इंडिकेटर्स की ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है उनके बारे में. दूसरी चीज़ सब्जेक्टिविटी से भी फ्री है, पर्सनल एरर से भी फ्री है. आप रेंडमाइज कर रहे हैं और अप्रोप्रिएट डाटा प्रोवाइड करता है फॉर पर्टिकुलर रिसर्च पर्पस. और जो है इन्फरेंशियल पर्पस के लिए भी आप अपने ऑब्जर्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं. लेकिन इसके साथ साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं. तो लिमिटेशंस ये है कि पॉपुलेशन की नॉलेज ना होना इसकी एक लिमिटेशन है, और इसको आप कितना इन्फरेंशियल एक्यूरेसी ये प्रोवाइड करेगा, ये चीज़ भी जो है ना सैम्पल के साइज़ से डिटरमाइन होती है. इसका क्या मतलब है, अगर आपका सैम्पल साइज़ छोटा है तो वो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा जो सैम्पल है रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पॉपुलेशन का, तो उस सिचुएशन में आप जो है उसे जनरलाइज नहीं कर पाएंगे अपने फाइंडिंग्स को. सैम्पल साइज़ बड़ा होगा तब आप कर सकते हैं. तो मान लेते हैं कि सैम्पल साइज़ n है, टोटल पॉपुलेशन साइज़ n है. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि सैम्पल के सिलेक्ट होने की क्या जो है प्रोबेबिलिटी है. अब हम ज़रा देख सकते हैं. अब हम इसके साथ साथ हमने अभी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की थी, लेकिन इसके बाद हम यहाँ पे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं. देखिए सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जहाँ यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इम्प्रूवमेंट है. तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का जो है इम्प्रूवमेंट क्या है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. और आप देख सकते हैं कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में जो है आप इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते हैं जो आपके सैम्पल का पार्ट बनते हैं एक सिस्टमैटिक वे में. सिस्टमैटिक वे में हम कैसे करते हैं, आप सैम्पल साइज़ n मान लीजिए, पॉपुलेशन साइज़ को n मान लीजिए. अब आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके उन्हें जो है सिलेक्ट करते हैं. और देखिए सिस्टमैटिक है और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि ये जो है फील्ड कॉस्ट को कम करता है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज़ हो सकता है, और जो सैम्पल है आपका वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसके एडवांटेजेस हैं. अब हम अगर बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो इसमें ना सिस्टमैटिक क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि इसमें आपको पॉपुलेशन की नॉलेज होनी ज़रूरी है. आपका जो भी आपको रिसर्च के लिए आपका जो भी रिसर्च क्वेश्चन है, आपको जिस भी टाइप के वहाँ पे सैम्पल की रिक्वायरमेंट है, आप जब पॉपुलेशन में से सिस्टमैटिकली आप सैम्पल को ड्रॉ करने वाले हैं तो आपको पूरे पॉपुलेशन की नॉलेज होनी चाहिए. तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ एसेंशियल है, जबकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में नॉलेज होना एसेंशियल नहीं था.
और ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें ना रिस्क है कि हम जो कंक्लूजन्स ड्रॉ करने वाले हैं फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सैम्पल, तो वो इतने ज़्यादा जो है बिल्कुल सटीक बैठे हैं, बिल्कुल श्योर हो, कंक्लूसिव हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो हम जब कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं तो वी हैव टू बी केयरफुल। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या थी भाई कि हमें पॉपुलेशन की नॉलेज होनी ज़रूरी है, और उसमें से फिर हम सैम्पल साइज़, अपना सैम्पल जो है चुनते थे, और सैम्पल साइज़ हमारा अगर इस तरीके से, तो फार्मूला हमारा यूज़ हो जाता था n/nth। अब हमारा है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। देखिए स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब है, ये ना फर्दर इम्प्रूवमेंट है। अभी हमने सिंपल रैंडम किया था, फिर हमने सिस्टमैटिक किया, अब हम जा रहे हैं स्ट्रेटिफाइड। देखिए स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है कि जब हमारा जो पॉपुलेशन है वो कई सारे होमोजेनस ग्रुप्स में या स्ट्रेटा में क्या हो, बटा हो। तो जब हमारे पास स्ट्रेटिफाइड हमारे पास पॉपुलेशन होती है तो हम उसमें से स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कर सकते हैं। ये इम्प्रूवमेंट है, और हमें इसमें क्या करना होता है, जो हमारा पॉपुलेशन है ना उसे डिफरेंट स्ट्रेटा में पहले डिवाइड किया जाता है। और ये डिवाइड कैसे किए जाते हैं, ऑब्वियसली कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ उनके फीचर्स होंगे, कुछ सिमिलैरिटी होगी। तो मान लीजिए कि पूरा पॉपुलेशन आपका इस तरीके से डिवाइडेड है, तो हम उन सबको एक जो है ना सिमिलैरिटी के बेसिस पर होमोजेनस ग्रुप्स बना लेंगे, स्ट्रेटा बना लेंगे, और उसके बाद उन स्ट्रेटा में से जो है ना बिल्कुल सैम्पलिंग जो है की जाएगी। ये भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही टाइप है। तो जान लेते हैं ये जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है ना, इसके भी 3 टाइप्स हैं। देखिए डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड, प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड एंड ऑप्टिमम एलोकेशन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब आप देखिए कि डिसप्रोपोर्शनेट का क्या मतलब है कि जो साइज़ ऑफ सैम्पल है ना ईच यूनिट में, वो अपने जो साइज़ ऑफ द सैम्पल है, वो जो उनकी पॉपुलेशन का साइज़ है या जो उनके स्ट्रेटा का जो साइज़ है उसके साथ प्रोपोर्शनेट नहीं है। और प्रोपोर्शनेट का क्या मतलब है कि जो उनके सैम्पल का साइज़ है वो स्ट्रेटा के जो भी उसमें जो जितने भी हैं जो साइज़ है उसके वो प्रोपोर्शन में है। और ऑप्टिमम एलोकेशन क्या होता है, इज़ रिप्रेजेंटेटिव एज वेल एज कॉम्प्रीहेंसिव। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाया गया। मान लीजिए कि कोई लेवल है, आपने स्ट्रेटा बनाया है, ग्रुप्स बनाया है HG, AG, LG, तो आप देख सकते हैं डिसप्रोपोर्शनेट में कोई भी नंबर है, प्रोपोर्शनेट में पर्टिकुलर टाइप से प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। देखिए 250 का प्रोपोर्शन है ना 25, 35 तो नहीं है, 400। तो इस तरीके से जब हम प्रोपोर्शन में लेते हैं तो फिर ये हमारा प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग हो जाता है। तो इस चीज़ को हमें जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो ये बाकी जो इनसे पहले 2 हमने किए हैं उनसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है इस टेक्निक में। और ये पॉपुलेशन का गुड रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि आपने पॉपुलेशन में किसी भी पर्टिकुलर टाइप के स्ट्रेटा को लीव नहीं किया है। अगर आप सिर्फ रैंडम करते तो चांसेस थे कि कोई ना कोई ग्रुप पूरा छूट जाता, या फिर अगर आप सिस्टमैटिक भी करते तो भी आपके चांसेस थे कि कोई ना कोई ग्रुप छूट जाता। लेकिन जब आपने पूरे सैम्पल, पूरे पॉपुलेशन को ही उसकी जो है एक सिमिलर क्राइटेरिया, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर जब आपने छोटे छोटे होमोजेनस ग्रुप्स में, स्ट्रेटा में उसे डिवाइड कर लिया, और फिर उसमें से आप जो है सैम्पल ड्रॉ कर रहे हो, तो इसमें रिप्रेजेंटेटिवनेस जो है अपने आप ही बढ़ जाती है। जो सैम्पल है हमारा वो पॉपुलेशन का एक अच्छा खासा रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये एक ऑब्जेक्टिव मेथड है सैम्पलिंग का, और इसे हम इन्फरेंशियल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और ये इम्प्रूवमेंट है बाकी 2 मेथड से। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच अकॉर्डिंग टू यू इज़ इम्प्रूवमेंट और विच इज़ बेटर, तो अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई योर लॉजिकल रीजनिंग टू जस्टिफाई द स्टैंस। नाउ दीज आर दी डिसएडवांटेजेस। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि रिसर्चर कैसे पूरे पॉपुलेशन को स्ट्रेटा में डिवाइड करे या उसे ग्रुप करे। तो क्राइटेरियन जो होता है ना स्ट्रेटिफिकेशन के लिए, उस चीज़ को डेवलप करना अपने आप में बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। दूसरी चीज़ होती है कि जो क्राइटेरियन है जिसे हम स्ट्रेटिफिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी जो है ना क्या बोलते हैं, इतना ज़्यादा कभी कभी रेलिवेंट नहीं होता है, कभी कभी कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये। और इसके अलावा जो है ना जनरलाइजेशन में रिस्क रहता है, क्योंकि आप जो है ना पॉपुलेशन की नॉलेज इसमें रिक्वायर्ड है,
तो जनरलाइज कैसे करोगे आप एक वास्ट पॉपुलेशन के लिए, तो ये वाला इसमें रिस्क रहता है। जो हमारा डिफरेंट टाइप, अब एक हमारा फोर्थ टाइप है सैम्पलिंग टेक्निक, इसे हम बोलते हैं मल्टीपल और डबल या फिर रेपिटेटिव सैम्पलिंग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर लोग इसके बारे में अवेयर नहीं रहते हैं। तो ये तो है कि सिंपल, रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड, ये सब तो काफ़ी फेमस हैं, लेकिन मल्टीपल, डबल, इन सब की चीज़ों के बारे में कई सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो इस चीज़ को हम बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ये कोई मतलब पहले चीज़ तो उन्होंने ये लिखी है, कोई नया मेथड नहीं है, लेकिन ये जो है ना सबसे ज़्यादा कब यूज़ किया जाता है, जब हमें सैंपल की रिलायबिलिटी को बढ़ाना हो। देखिए नाम में ही लिखा है ना, मल्टीपल सैम्पलिंग, डबल सैम्पलिंग, मतलब एक बार आपने जो सैम्पलिंग कर ली ना, आपको दोबारा से सैम्पलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर इससे क्या होता है, रिलायबिलिटी हमारे सैम्पलिंग की बढ़ जाती है और जो हमारा सैंपल है वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है पॉपुलेशन का। और ये किया क्यों जाता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, मेल्ड क्वेश्चनायर जो है सेंड करते हैं टू द सैम्पल फॉर द रिस्पॉन्स पर्पज़, लेकिन कभी कभी जो रैंडमली सिलेक्टेड हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो वो हमारे क्वेश्चनायर को फिल करके नहीं सेंड करते हैं। तो फिर हमारे पास क्या हो जाता है, हमने तो भाई सैम्पल साइज़ कुछ फिक्स किया होता है, तो उस सिचुएशन में जब हमारे पास डेटा नहीं आ रहे होते हैं तो फिर मिसिंग डेटा होगा। तो फिर हमारा जो स्टडी की जो रिक्वायरमेंट थी सैम्पल साइज़ की, वो जब हमें लगता है कि फ़ेल हो रहा है, तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल या डबल सैम्पलिंग का हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि क्यों रिक्वायर्ड है, तो टू एलिमिनेट द बायस एंड टू ओवरकम द मिसिंग डेटा, ये सब चीज़ें इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो सेकंड सैम्पल हम ड्रॉ करना पड़ता है अगर हमारे जो फर्स्ट सैम्पलिंग में अगर सारे हमारे सब्जेक्ट्स जो है रिस्पॉन्स नहीं भेजते हैं, तो फिर भी ये जो है रैंडमाइज करके ही किया जाता है, रैंडम तरीके से ही भेजा जाता है। तो इसीलिए जो टेक्निक है ना, इसे हम रिपीटेड या मल्टीपल सैम्पलिंग कहते हैं, कि फर्स्ट गो में अगर नहीं हुआ तो हम सेकंड टाइम भी करते हैं, थर्ड टाइम भी करते हैं, रेपिटेटिव सैम्पलिंग करते हैं। और ये जो डबल सैम्पलिंग टेक्निक है ना, ये बहुत हद तक हमारा जो सैंपल है उसकी रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, और उसमें जो सबसे मेन इसका एडवांटेज है कि आप जो है ना जो हमारा इसमें कह सकते हैं इन्फेरेंसेस हैं, वो ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं। सैम्पलिंग क्योंकि हम कई बार करते हैं, तो जो सैम्पलिंग एरर होता है वो इसमें रिड्यूस हो जाता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जो हमारी रिलायबिलिटी है सैंपल की, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, लार्ज सैंपल में हम नहीं कर सकते। अगर छोटा सैंपल है तो बार बार हम जो है उसकी रिपीटेटिव सैम्पलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, क्योंकि आप देख सकते हैं मल्टीपल लेवल पे हो रहा है, मतलब नॉट मल्टीपल लेवल बट मल्टीपल सैम्पलिंग हो रही है, मल्टीपल टाइम्स हो रही है। अच्छा, उसके बाद हम जो हमारा जो फिफ्थ टाइप है, ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है। देखिए मल्टी स्टेज और जो आगे आने वाला है क्लस्टर सैम्पलिंग, इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, इन द सेंस कि ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि क्लस्टर भी है कुछ चीज़ है और मल्टी स्टेज भी है, लेकिन इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए जो मैं अभी वर्ड पे फोकस करूँगी उसे बस खाली आपको ध्यान से सुनना है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, मल्टी स्टेज। तो ये क्या है, ये जो सैम्पलिंग तरीका है, ये जो सैम्पल है, ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और पॉपुलेशन का जो है ये रिप्रेजेंटेटिव है। अब इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए, जो हमारे सैम्पल यूनिट्स हैं ना, ये इंक्लूसिव ग्रुप्स हैं, सेकेंडरी यूनिट्स, सब ग्रुप्स, और ये सारे जो हैं कैसे सिलेक्ट होते हैं, ये सारे जब बिलोंग करते हैं ओनली वन ग्रुप। तो स्टेजेस ऑफ अ पॉपुलेशन आर यूजुअली अवेलेबल विद इन अ ग्रुप और पॉपुलेशन। तो देख लीजिए, इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना है कि स्ट्रेटिफिकेशन की इसमें भी रिक्वायरमेंट है। देखिए मल्टी स्टेज जो है ना, फर्दर इम्प्रूवमेंट है, इसमें जो इंडिविजुअल सिलेक्ट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्लस्टर है ना, उसमें हम क्लस्टर को सिलेक्ट करते हैं, जबकि मल्टी स्टेज में हम इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट क्लस्टर्स। तो एडवांटेजेस क्या हैं कि सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि पॉपुलेशन का गुड रिप्रेजेंटेटिव होता है। सेकंड है कि मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इम्प्रूवमेंट है बाकी अर्लियर मेथड्स पर।
ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर है, फ्री फ्रॉम बायस है, मतलब बहुत हद तक। और उसके बाद जो है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जो है ना यूज़ कर सकते हैं हम इन्फरेंशियल पर्पस के लिए। डिसएडवांटेज क्या है, ये डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है और एरर्स हो सकते हैं अगर हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज पे बात करें तो। और ये जो है ना इसमें भी थोड़ा बहुत सब्जेक्टिविटी आ जाती है, लेकिन थोड़ा सा हम इस चीज़ को थोड़ा और फोकस करना चाहेंगे। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या होती है? सपोज़ कीजिए कि आपको सेवन्थ ग्रेड के स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कोई सिटी है हमारा, ठीक है ना, तो सिटी में भाई कई सारे स्कूल्स होंगे जिसमें सेवन्थ ग्रेड होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम मान लीजिए कि जितने स्कूल्स हैं ना, रैंडमली हमने उनमें से 10 स्कूल्स को सिलेक्ट कर दिया। फिर 10 स्कूल्स में से हमने रैंडमली जो है ना सेवन्थ ग्रेडर गए, और कई सारे सेक्शंस होंगे सेवन्थ ग्रेड के, तो हमने रैंडमली मान लीजिए कि वहाँ पे 5 सेक्शंस थे, तो हमने 2 सेक्शंस रैंडमली सिलेक्ट कर लिए। फिर ये जो रैंडमली सिलेक्टेड हमारे सेक्शंस हैं, उसमें से फिर हमने 7th ग्रेडर स्टूडेंट्स को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, जिन्हें हम अपने डाटा कलेक्शन पर्पस के लिए जो है वो हमारे सैंपल का पार्ट बनेंगे। तो ये होता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। आप देख सकते हैं कितने स्टेज पर रिसर्चर जो है रैंडमाइज करते हुए अपने जो है डाटा कलेक्शन यानी अपने सैंपल तक जो है पहुंचता है। अब हम बात करते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग की, जो कि देखिए मल्टी स्टेज भी कई सारे स्टेज उस पे हो रहे हैं ना, कई स्टेजेस हैं उसमें। आपने सिटी देखा, कई सारे स्कूल थे, उसमें से कुछ स्कूल्स को चुना। एक स्कूल में कई सारे 7th ग्रेड के सेक्शंस थे, उसमें से कुछ सेक्शंस को चुना। फिर उसमें कई सारे स्टूडेंट्स थे, फिर आपने उसमें से पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को चुना। अब हम अगर क्लस्टर की बात करें तो ये भी कुछ ऐसा ही है, बस मल्टी स्टेज में क्या था, आप इंडिविजुअल्स के साथ रैंडमली सेलेक्ट करते थे। इसमें हम क्लस्टर के ऊपर जो है काम करते हैं, इसे हम क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। तो इस सैम्पलिंग टेक्निक में क्या होता है कि सैम्पल यूनिट्स जो है ना वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर्स मतलब कलेक्शन। तो इंस्टेड ऑफ, देखिए इंडिविजुअल मेंबर्स की हम बात कर रहे थे ना मल्टी स्टेज में, यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, या आप कह लीजिए कि क्लस्टर्स या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहें, क्योंकि हमारे ना ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप इन वर्ड्स पे फोकस करें, बोल रहे हैं क्लस्टर सैम्पलिंग, तो भाई इंडिविजुअल पे होगा कि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स पे, तो आपको ना ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स यानी क्लस्टर पे चूज़ करना पड़ेगा अपना आंसर। तो रेदर देन लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्री स्कूल, मान लीजिए कि आपके पास ना पहले तो सबसे पहले आपके पास डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में कई सारे एलिमेंट्री स्कूल्स होंगे, ठीक है ना, तो आपको स्टडी करना है एलिमेंट्री स्कूल पे। तो आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी हमारे उस डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स हैं उसका 15% आप जो है रैंडमली सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप उसको जो है अकॉर्डिंगली अपने रिसर्च क्वेश्चन, अपने रिसर्च के नीड, अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग आप फर्दर जो है सैम्पलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्लस्टर सैम्पलिंग में हम क्लस्टर्स डिवाइड करते हैं, मल्टी स्टेज में हम जो है क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स को उसमें से मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के बाद हम अपने इंडिविजुअल से अपने सैंपल तक पहुंचते हैं फॉर डाटा कलेक्शन पर्पस। क्लस्टर सैम्पलिंग के एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, इजी मेथड है, इकोनॉमिकल है, प्रैक्टिकल है, इन्फरेंशियल पर्पस के लिए यूज़ होता है। बाकी डिसएडवांटेज तो है ही कि कोई भी मेथड ना ऐसे परफेक्ट नहीं होता, एरर तो इसमें भी होता है और ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। तो आज की क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिस्कस किया है। अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप अपने क्वेश्चंस ज़रूर उसमें लिखिए और मैं बिल्कुल उस चीज़ का आंसर आपको जो है प्रोवाइड करूँगी। और इस वीडियो को आप सुनिए, जहाँ पे भी आपको दिक्कत लगे आप अपने डाउट्स जो हैं वहाँ पे लिख सकते हैं।